हाराधनपुर में अरुण चाचा की चाय टपरी को नहीं पहचानता, आसपास के 10 गांव में ऐसा आदमी मिलेगा ही नहीं। खैर, उस पर बाद में बात होगी। हाराधनपुर के ग्रामवासियों के बारे में थोड़ी बात हो जाए। गांव का नाम हाराधन होने पर भी लोगों के पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। गोला भर के धान, मछलियों से भरे तालाब, गाय भैंस से भरे ग्वालघर। गांव के कच्चे रास्ते पर पालतू बकरियां आती जाती थी। तालाब में मछलियों के साथ बतख खेलते थे। गांव के लोग एक दूसरे से प्यार के रिश्ते में बंधे हुए थे। शाम को कामकाज खत्म करके गांव के युवक और वृद्ध जमा होते थे उसी अरुण चाचा की चाय की दुकान पर। उस दल में मैं भी शामिल होता था। जबरदस्त माहौल, और साथ में अरुण चाचा के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पकोड़े और चाय। कहा जाए तो अरुण चाचा की चाय की टपरी ही हमारा क्लब होता था। गरम चाय की चुस्की लेते हुए चलती थी देश विदेश की राजनीतिक चर्चा। लेकिन ये बात सच है कि गरम गरम पकोड़े और चाय के साथ सुदूर गांव की भूतों की कहानियां जब शुरू होती थी तो वो जैसे चुंबक की तरह गांव के लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। आज शाम ढलते ही मैं निकला अरुण चाचा की चाय की टपरी की तरफ। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। शरीर बीच बीच में कांप उठता है। लेकिन मैं उन सब की परवाह किए बिना बढ़ने लगा अरुण चाचा की चाय की टपरी की तरफ। टपरी है गांव के पश्चिम की तरफ। जो रास्ता सब्जी बाजार की तरफ चला गया है, उस मोड़ पर एक बरगद के पेड़ के नीचे छोटी सी खपरे वाली झोपड़ी, बाहर कुछ बेंच रखे हुए थे। जाकर देखा तभी वहां पर रतन, विशु और नीतू बाबू सभी आ गए हैं। लेकिन कुछ अजीब सा लगा मुझे। आज चाय का माहौल इतना गुमसुम क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रह नहीं पाया। अरुण चाचा को ऊंची आवाज में पूछा, क्या हुआ चाचा, सब ऐसे गुमसुम क्यों हैं? अरुण चाचा ने चाय में चीनी घोलते घोलते कहा, रतन और विशु के बीच चीन जापान को लेकर जोरदार झगड़ा हो गया है। मैंने रतन और विशु की तरफ एक बार देखा। चेहरे पर जैसे आग जल रही थी। नीधू बाबू भी चुपचाप बैठे थे। रतन शुरू से ही है एक तर्कवादी और विशु है एक गंवार गोविंद। इसीलिए दोनों के बीच में कभी कभी गर्मा गर्म बहस होती ही रहती है। ऐसे समय में बोधी काका ही आसरा होते हैं। वो ही रोकते हैं इनको। लेकिन वो अभी तक आए नहीं थे। आएंगे जरूर। मैं बेंच पर बैठा। अरुण चाचा गरम पकोड़े और चाय लाकर रतन और विशु को देते हुए बोले, ले गरम गरम पकोड़े खा और चाय पी तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। नीधू बाबू ने चाय की गिलास लेकर आवाज करते हुए एक चुस्की ली। उसके बाद गंभीर स्वर में बोले, सुन रतन, सुन विशु, चीन ने जापान के साथ क्या किया इसको लेकर तर्क मत करो तुम लोग। हम लोग गांव के लोग हैं। वो सब लेकर अपना दिमाग खराब करने का क्या फायदा? मैं कुछ कहने ही जा रहा था, तभी वहां पर हाजिर हुए बोधी काका। बेंच पर बैठे और बोले, ए अरुण, एक गिलास भर के चाय देना, ठंड आज ज्यादा बढ़ गई है। थोड़ी देर बाद अरुण चाचा के गरम चाय का गिलास देते ही बोधी काका ने एक चुस्की ली और बोले, जानते हो नीधू, ऐसे ही एक ठंड की शाम एक घटना घटी थी मेरे साथ। किसी तरह जान बचाकर घर लौटा था, नहीं तो क्या होता। नीधू बाबू के कुछ कहने के पहले ही मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था काका? किसी डकैत के चुंगल में फंस गए थे क्या? बोधी काका ने फिर से चुस्की ली आवाज करते हुए। उसके बाद गंभीर चेहरे से बोले, नहीं रे, डकैत नहीं, भूत।
एक भयंकर भूत के चंगुल में फंस गया था। भूत की बात सुनते ही हिल डुल कर सीधे होकर बैठ गए रतन और विशु। मेरे भी दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ी। बोधी काका ने 3-4 बार चाय की चुस्की ली, उसके बाद कहना शुरू किया। उस वक्त थोड़ा थोड़ा नाम होने लगा था डॉक्टरी प्रैक्टिस करके। एक दिन कॉल आया, चंडी खोल गांव में किसी के घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैंने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की थी। सोचा जब बड़े बड़े डॉक्टर से नहीं हुआ तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। पहले तो राजी नहीं हुआ, लेकिन जब सुना मरीज पैसे वाला है और अच्छी खासी फीस देगा, तब राजी हो गया। जो आदमी कॉल देने आया था उससे कहा कि मैं परसों जाऊंगा, लेकिन उसने बहुत जोर जबरदस्ती की। मैं पड़ गया बड़ी मुश्किल में। इधर 5-7 मरीज और बचे थे जिनको मुझे देखना था। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम मुझे जाने का रास्ता बता दो, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। हाँ, लेकिन रात में नहीं रुकूंगा, वो रहने खाने की परेशानी में मत पड़ो। उसने थोड़ा सिर खुजाया, उसके बाद पता समझाकर चला गया। मुझे बाकी मरीजों को देखते देखते लगभग शाम ढल गई। थोड़ा आराम करके जब मैं निकला तब अंधेरा छाने लगा था। साइकिल में अपना बैग झुलाकर कच्चे रास्ते पर पैडल मारते हुए चला। कुछ दूर जाते ही पूरी तरह अंधेरा हो गया। आजकल तो रास्तों पर थोड़ी बहुत रोशनी दिखती है, तब ऐसा नहीं होता था। इसीलिए शाम होते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैंने साइकिल के डायनामो को जलाकर जल्दी जल्दी पैडल मारने लगा, लेकिन बहुत देर तक पैडल मारकर साइकिल चलाने के बाद भी मैं चंडी खोल गांव नहीं पहुंच पाया। समय के हिसाब से अब तक तो मुझे पहुंच जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों बार बार लग रहा था मैं रास्ता भटक गया हूं और बार बार एक ही जगह पहुंच रहा था। इस चक्कर घिन्नी ने मुझे डरा सा दिया। साइकिल से उतरा, थोड़ा सोच विचार कर रहा था, तभी कानों में आई एक घरघराती हुई आवाज, एक कप चाय पिएंगे क्या बाबू? मैं एकदम से चौंक गया। ऐसे सुनसान रास्ते पर कौन चाय पीने की बात कर रहा है? ठीक से देखा, थोड़ी सी दूरी पर अंधेरे उजाले में एक छाया मूर्ति मेरे मेरुदंड में जैसे बर्फ की शीतल रेखा दौड़ गई। वो मूर्ति धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मैंने डायनामो के उजाले में उसे देखा। मुरझाया हुआ चेहरा, आंखें शून्य, बदन पर चादर या उसके जैसी कोई चीज ओढ़े हुए था। मुझे चुपचाप खड़ा हुआ देखकर वो उसी तरह फिर से पूछा, क्या हुआ बाबू, पिएंगे क्या एक कप चाय? मैं थोड़ा हक्का बक्का हो गया। कांपते हुए आवाज में बोला, हाँ, ऐसी ठंड में थोड़ी चाय हो जाए तो क्या बुरा है, लेकिन इस जगह पर चाय कहाँ मिलेगी? मेरी बात को उसने खत्म नहीं होने दिया, उसके पहले ही बोल पड़ा, वो तो वहां पर मेरी चाय की दुकान है, आइए ना, आइए। वो आदमी मेरी जवाब का इंतजार किए बिना आगे बढ़ गया। मैंने खुद को थोड़ा स्थिर किया। मन ही मन सोचा, अच्छा ही हुआ, चाय पीते पीते उससे चंडी खोल का रास्ता भी पूछ लूंगा। साइकिल लेकर आगे बढ़ते ही थोड़ा रुका। मेरे अंदर से जैसे शायद किसी ने कहा, चाय की दुकान अगर यहीं पर थी तो अब तक नजर में क्यों नहीं आई? क्या पता रास्ते की चक्कर गिननी में दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए शायद ख्याल नहीं आया। मैं अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ गया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही देखा उस दुकान को।
एक इमली का पेड़, उसके पास ही एक छोटी सी झोपड़ी, सामने एक बेंच रखा हुआ था। मैंने इमली के पेड़ पर साइकिल को टिकाया और बेंच पर बैठा। दुकान पर ग्राहक के नाम पर मैं ही था। क्या पता ठंड की शाम होने के कारण ज्यादा लोग नहीं थे, सुनसान जगह है शायद। पता नहीं, मुझे कुछ ठंड सी लगने लगी। शरीर कांपने लगा था, होंठ भी कांप रहे थे। हवा में कैसी एक सरसराहट की आवाज आ रही थी, कोई जैसे फुसफुसा कर कुछ कह रहा था। इमली के पेड़ पर शायद कोई रात का पक्षी बैठा था। अचानक उसने भी आवाज करना शुरू कर दिया। पीछे के किसी जंगल से दूर सियार की आवाज आ रही थी। इन आवाजों ने मेरी कंपकपी को और बढ़ा दिया। खुद को इस कंपकपी से बचाने के कारण ही मैंने कहा, चाय थोड़ी कड़क बनाना, बहुत ठंड लग रही है। वो आदमी चाय बनाते बनाते पूछा, कहाँ जाना है आपको? मैं जाऊंगा चंडीखोल, एक मरीज देखने जा रहा हूँ। रास्ता भटक गया हूँ शायद, थोड़ा बताओ तो। चंडीखोल गांव के मोड़ पर ही आप आए हैं बाबूजी। मैं कुछ कहने ही जा रहा था, ठीक तभी कुछ कचकचाहट सी आवाज कानों में आई। ऐसा लगा कहीं कुछ भारी सा कुछ झूल रहा है, आसपास ही कहीं। बाबू, चाय? हाँ हाँ, दो। गरम चाय का गिलास हाथ में लेते ही शरीर की आधी कंपकपी चली गई। चाय की चुस्की लेते ही चली गई बाकी कंपकपी भी। अब कुछ तरोताजा महसूस कर रहा था। वो आदमी शून्य दृष्टि से एक बार मेरी तरफ देखा, उसके बाद सिर नीचे कर लिया। एक पल के लिए जैसे सन्नाटा पसर गया उस जगह पर। मुझे कैसे अजीब सा लगने लगा। माहौल को सामान्य करने के लिए ही मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारा घर यहीं पर है? हाँ बाबू, ये चाय की दुकान ही मेरा सब कुछ है। चाय की दुकान में तुम्हारा घर मतलब? मामला क्या है जरा बताओ तो। चाय पीते पीते जरा सुनो। सुनिएगा बाबू। हाँ हाँ कहो, सुनता हूं तुम्हारी कहानी। वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हुआ, कुछ देर सोचा और फिर बोला, कभी उन लोगों से मुलाकात हुई? उन लोगों से मतलब? भूत बाबूजी, भूत। अरे छोड़ो, वो सब इंसानों की बनाई बातें हैं, मन का डर। नहीं बाबू, सब कुछ मन का डर नहीं होता, सच में है। तब मेरी उम्र कितनी ही होगी, यही कोई 20-22। बचपन से ही मछली पकड़ने का बहुत नशा था। जहां भी मछली की खबर सुनता दौड़ पड़ता। बारिश की एक रात की घटना है। वो आदमी थोड़ा रुका, उसके बाद अंधेरे की तरफ देखा, फिर कहना शुरू किया, उस दिन मैं घर पर अकेला ही था। माँ और पिताजी मामा के घर गए हुए थे। शाम से ही आसमान में काले घने बादल जमने लगे, बिजली कड़कने लगी और साथ में तेज हवा जैसे तांडव कर रही थी बाहर। मैं खिड़की दरवाजे बंद करके घर पर ही बैठा रहा। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजा और खिड़कियां बीच बीच में ठक ठक करके आवाज करने लगती थी। दिए की रोशनी भी कांपते कांपते बुझ गई। डर लगने लगा मुझे। मन में आया उठकर एक लालटेन जलाऊं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा डर और बढ़ गया। माँ पिताजी तो कल लौटेंगे, तो इस समय दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? उसके थोड़ी देर बाद ही सुना मेरा नाम लेकर कोई पुकार रहा था, हरी हरी। मैं डरते डरते आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। देखा भूत के जैसे कोई खड़ा है। मैं कांपते गले से पूछा,
कौन? मैं भोला। ओ, तू? क्या काम है? भोला अंदर झांका। उसके बाद तभी आवाज में बोला, चल मछली पकड़ने जाएगा। मछली पकड़ने? इस तूफान में? अरे यही तो मौका है। इस समय पानी के उल्टे बहाव में ही तो मछली पकड़ाएगी। चल चल चल, जाएगा। जिनको मछली पकड़ने का शौक है ना बाबूजी, उनको पता है ऐसी बात सुनकर घर पर रहा नहीं जाता। उस पर जब भोला को पता चला कि घर पर माँ पिताजी नहीं है, तब वो मुझे ले जाने के लिए और ज्यादा आतुर हो गया। थोड़ी देर बाद मछली पकड़ने का जाल और एक बस्ता लेकर तैयार होकर निकला। हम दोनों निकल गए बाहर। तब लगातार बिजली कड़क रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा। बारिश में भीगते हुए हम दोनों आगे बढ़ने लगे। लेकिन गांव के आखिर तक पहुंचते पहुंचते देखा, जब भोला किसी तालाब के सामने रुका नहीं, तब मेरे मन में संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्यों रे भोला, उस तरफ कहाँ जा रहा है? मैंने देखा अंधेरे में भोला की दोनों आंखें चमक उठी। थोड़ी कर्कश आवाज में बोला, आज कोई तालाब में नहीं जा रहे, हम जा रहे काली बूढ़ी दा के पोखर की तरफ। मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली आकाश से जमीन पर नहीं बल्कि मेरे सिर पर गिर गई हो। कांपती आवाज में पूछा, मतलब? किस बात का मतलब? मैं अभी शाम को घूम कर आया हूँ। मछलियाँ तालाब से बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। अब तक तो लगता है कि वो लाइन लगाकर बाहर आना शुरू कर चुकी हैं। दे चल चल चल। ना ना भाई, मैं काली बूढ़ी दा पोखर नहीं जाऊंगा। वहां जाने के बाद आज तक कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया है। ये सब बेकार की बातें हैं। अभी तो मैं शाम को घूम कर आया हूँ। कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ भी नहीं। देख देख देख, कुछ हुआ क्या? चल 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 चल, वहां जाकर देखना कितनी सारी मछलियां ऊपर आ रही हैं। देखेगा? चल 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 चल, मछलियां कैसे फड़फड़ाती हैं, देखना है तो चल। समझे बाबूजी? लोभ में फंसकर मैं भोला के साथ काली बूढ़ी दा के पोखर की तरफ चल दिया। लेकिन वहां जाकर समझ में आया कि ना आता तो गलती ही करता। बिजली की रोशनी में देखा मछलियां भोला के बताए अनुसार सचमुच लाइन लगाकर ऊपर आ रही थी। भोला भी उत्साहित होकर बोला, देखा मैंने क्या कहा था, मछलियां तो ऊपर आएंगी ही। अरे ये देख ये देख ये देख, ले पकड़ जाल, मार मार मार, जाल मार। मैंने भोला की बात मानकर जाल फेंका। पानी के बहाव के साथ मछलियों की लाइन सीधे जाल में चली गई। भोला झोले में मछलियों को भरने लगा। मैं दूसरी बार जाल डालने जा ही रहा था कि अचानक कानों में आई एक बच्चे के रोने की आवाज। तूफान और बारिश की आवाज को चीरते हुए वो आवाज हमारे कानों तक पहुंची। सच कहता हूं बाबूजी, डर के मारे मेरी पूरी देह कांप उठी। मैंने भोला की तरफ देखा, वो भी ठिठक गया था और स्थिर नजरों से अंधेरे की ओर देख रहा था, जहां से थोड़ी देर पहले रोने की आवाज आई थी। मैंने दबे स्वर में पूछा, भोला भोला, यहाँ बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ सकती है, बता तो। मैंने देखा भोला का चेहरा कड़ा हो गया था। उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा, हाँ रे, यही तो सोच रहा हूँ, एक टॉर्च लेकर आना चाहिए था। हमने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन फिर कोई आवाज न तो रोने की और न ही कोई और सुनाई दी। बारिश कुछ कम हो गई थी और थमने लगा था तूफान का पागलपन भी। मैंने महसूस किया पैर के ऊपर से कुछ एक मछलियां पार हो गई। भोला कुछ देर तक और ताकने के बाद बोला, लगता है गिद्ध का बच्चा होगा। वो ही रात बेरात इंसान के बच्चे की तरह रोते हैं। ये ले, ये पकड़ जाल, मार तो एक बार, थोड़ी बहुत और पकड़ ले, तब निकल जाएंगे। फिर से ध्यान दिया मछली पकड़ने की तरफ। जाल फेंकने ही वाला था, तभी ऐसा लगा पानी के नीचे से कोई उभर के आया।
भोला को भी इस बात का एहसास हुआ। वो भी आंखें बड़ी बड़ी करके मेरी तरफ देखने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। भोला को कुछ बोलने जा रहा था, उसी समय बच्चे के रोने की आवाज फिर से कानों में आई, लेकिन इस बार आवाज आ रही थी पोखर की तरफ से। अंधेरे में आंखें सामान्य होने पर भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। चल तो हरी, आगे जाकर देखते हैं। उस वक्त मेरी शक्ति और साहस दोनों ही नहीं थे, इसलिए नाव में सिर हिलाते हुए कहा, ना भाई, आगे जाने का मुझसे साहस नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, और मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा चल तो लौट जाते हैं। मुझे अब सच में डर लग रहा है। डर क्यों ना है? ऐसा भी तो हो सकता है इस गांव की कोई औरत बच्चे को लेकर लौट रही हो और ऐसी आंधी बारिश में फंस गई हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चल चल, तब आगे जाकर देख आते हैं। हम दोनों आगे बढ़ने लगे, भोला आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे। पोखर में आगे बढ़ते ही ठीक तभी भयंकर बिजली कड़की और उसकी रोशनी में ही देखा, थोड़ी सी दूरी पर खड़ी थी एक लड़की। बदन पर लाल साड़ी, गोद में एक छोटा बच्चा कपड़े में लपेटा हुआ। भोला थोड़ा और आगे बढ़ा और पूछा, ए, कौन है रे तू? देखा वो लड़की भी पूरी तरह भीगी हुई थी तेज बारिश में। उसने कहा, मैं मालती हूँ भोला भैया, पहचान नहीं पा रहे? ओह मालती, तू कहाँ थी तू 2 दिनों से? तेरे ससुराल वाले तेरे घर पर ढूंढने आए थे। वो लोग कह रहे थे कि तू वहाँ गई नहीं। हाँ, जाने के लिए ही तो निकली थी बच्चे को लेकर, लेकिन जाना नहीं हुआ। वो असल में मैंने सुना था मालती के ससुराल वाले ठीक लोग नहीं हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, इसीलिए डर के मारे शायद नहीं गई। भोला को बताने में शर्म आ रही होगी, इसलिए बोल नहीं पा रही बेचारी। मैंने विषय को सामान्य करने के लिए कहा, इस बारिश में ये सब बोलने सुनने की जरूरत क्या है? चल घर लौट चलते हैं। उसके अलावा मालती का बच्चा भी तो भीग रहा है। भोला बात को समझा। हम अपनी जगह पर लौट आए। मछलियों को समेट कर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी कचमच की आवाज आई। यहाँ पर सियार भालू भी हैं। मछलियों को वो ही तो नहीं खा रहे। लेकिन बाबूजी, जो देखा उससे मेरा खून जमकर बर्फ हो गया। मैंने देखा मालती बस्ते से एक मछली लेकर बच्चे को खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। भोला की तरफ देखा, वो भी उसी को देख रहा था और उसकी आंखें डर के मारे बाहर आने को थी। थोड़ी देर में वो चिल्ला उठा, ए मालती, ये सब क्या कर रही है तू? मालती ने सिर उठाकर देखा, उसके मुंह से खून बह रहा था। दर्द भरी आवाज में बोली, बहुत भूख लगी थी। मेरे बच्चे ने भी तो 2 दिनों से कुछ खाया नहीं। सुन रहे थे ना कैसे रो रहा था? असल में 2 दिनों से पोखर के तल में फंसी हुई थी ना, उसने अब खा लिया है, अब नहीं रोएगा। अब उसको सुला देती हूँ, ठीक है? ए मालती, तू क्या पागल हो गई है? हाँ, कच्चा मांस इंसान खाता है क्या? ए मालती, क्या कर रही है तू? भोला की बात सुनते ही मालती ने पलट कर देखा और उसके बाद जो दृश्य देखा बाबूजी, जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैंने देखा मालती की गर्दन कट करके घूम गई एक तरफ। चेहरे पर छा गए पैशाचिक भाव। होठों के दोनों कोने से बहने लगा खून और बाहर निकल आए 2 नुकीले दांत। उसने भोला की तरफ हाथ बढ़ाए। मुझे जैसे होश आया, चिल्ला के बोला, भागने लगा मैं भी। पैर के धक्के से मछली का बस्ता छिटक कर गिर पड़ी बस्ते की मछलियां भी। भागते भागते देखा, तब भी भोला पत्थर की तरह खड़ा हुआ था। मैंने पागलों की तरह चिल्लाकर आवाज लगाई, क्या हुआ भोला? वहां पे खड़ा क्यों है?
भोला अब दौड़ना शुरू किया। मालती अट्टहास करने लगी। उसकी चीख चीर रही थी चारों ओर के अंधकार को। मैंने देखा मालती का शरीर ताल के पेड़ की तरह लंबा होता जा रहा था। लंबे हो रहे थे उसके हाथ। वो कुछ कदम आगे बढ़कर पकड़ लिए भोला के पैर। भोला नीचे गिर पड़ा। उसके बाद खींचते लेकर चली गई पोखर की तरफ। वो आदमी रुका। एक गहरा सन्नाटा छा गया चारों तरफ। मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ झींगुर की आवाज आ रही थी। दूर कुछ सियार भी बुला रहे थे। उस आदमी ने धीरे से गंभीर होकर कहा, बाबूजी, आप शायद कुछ भूल रहे हैं। उसके ये कहने से मेरी तंद्रा टूटी। मैं शायद उस छोटे नवजात के रोने की आवाज मालती, पोखर और भोला के बीच कहीं खो गया था। चाय का गिलास अब भी मेरे हाथ में था। जल्दी से चाय खत्म करके खड़ा हुआ। थोड़ा लज्जा भाव से बोला, देखा, कहानी सुनते सुनते भूल ही गया कि मैं मरीज देखने आया हूँ। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। बोधी काका रुके। हम सब चुप थे। विशु ने थोड़ा सिर खुजाते हुए कहा, काका, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम खुद भूत के जंगल में फंस गए थे। लेकिन रतन बीच में बोल उठा, विशु, तू फिर से बहस कर रहा है? क्यों? मैंने क्या गलत कहा? बोल। भूत या पिशाचिनी, उसे जो भी कहो, उसके चंगुल में फंसा था वो चाय दुकान वाला, बोधी काका तो नहीं। रतन और कुछ कहने जा रहा था। काका ठंडी होती जा रही चाय की एक चुस्की लेकर गंभीर होकर बोले, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई? इसका मतलब और भी कुछ हुआ था क्या काका? बोधी काका खाली हो गए चाय के गिलास को रखते हुए धीरे से सिर हिलाते हुए बोले, तुमको याद है, मैंने चाय पीते हुए शुरू में ही कहा था, उस चाय की दुकान पर जब मैं चाय पीने के लिए बैठा था तब एक अजीब सी कच कच की आवाज आ रही थी। हाँ, याद है काका। लेकिन बोधी काका हाथ उठाकर रोक दिए। पहले की तरह गंभीर होकर बोले, मुझे देर हो रही है ये सोचकर साइकिल लेकर चंडीखोल की तरफ रवाना हो गया। रास्ता कहाँ है ये तो बात करते करते जान ही लिया था, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कानों में आई एक आवाज, बाबूजी, कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना बाबूजी? मैं रुक गया। याद आया, मैंने चाय जरूर पी, लेकिन चाय के पैसे नहीं दिए थे। बहुत शर्म आई। जल्दी से साइकिल को घुमाया। वापस आया चाय की दुकान पर। इमली के पेड़ पर फिर से साइकिल को टिकाया जरूर, लेकिन दिल की धड़कन जैसे थम गई। मैंने देखा वो झोपड़ी अंधेरे से ढकी हुई थी। आधे अंधेरे आधे उजाले में लगा झोपड़ी का एक भाग टूटकर बहुत सा गिर गया है, लेकिन उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मामला क्या है? मन ही मन सोचा, जो भी हो, वो आदमी क्या इतनी जल्दी चूल्हा बुझाकर दुकान बंद कर दिया? लेकिन दुकान तो बंद नहीं है लग रहा है। मामला क्या है, थोड़ा देखता हूं। आवाज लगाई, कहाँ हो? चाय के पैसे ले लो। उस वक्त जल्दीबाजी में देना भूल गया, बुरा मत मानना भाई। लेकिन मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। सोचा क्या पता अफीम के नशे में होगा शायद। आगे बढ़ने लगा और ठीक तभी कानों में आई वो ही कच कच की आवाज। चौंक गया और चौंक कर नजर घुमाई। नजर घुमाते ही जो मैंने देखा, मेरे शरीर का सारा खून एक पल में बर्फ बन गया। मैंने देखा वो आदमी इमली के पेड़ के एक डाल में गले में फांसी लगाकर झूल रहा था।
फंदा गले में इतनी सख्ती से लिपटा हुआ था कि उसकी दोनों आंखें अपनी जगह से बाहर की ओर आ गई थी। आधी जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी। एक पल के लिए लगा उसकी दोनों बाहर निकली हुई आंखों की पुतलियां एक बार के लिए घूम गई और उसकी लाल जीभ शायद थोड़ी हिली। मैं डर के मारे साइकिल फेंका और भागने लगा। पता नहीं मन का वहम था या नहीं, लेकिन दौड़ते दौड़ते ऐसा लगा कोई लंबे लंबे कदमों से मेरे पीछे ही आ रहा है और कह रहा है, क्यों बाबूजी, कुछ भूल तो नहीं गए ना? हाँ? मैं अपनी जान बचाकर सामने के रास्ते पर दौड़ता जा रहा था। एक भयंकर डर मुझे भगा रहा था। धड़कन बढ़ी हुई थी, फेफड़े जैसे बाहर आने वाले थे और दौड़ नहीं पा रहा था। सांसें फूल गई थी। पीछे पीछे अब भी वो अट्टहास कानों में बहती आ रही थी। और थोड़ी देर बाद एक रोशनी की किरण आंखों में आई। एक आदमी लालटेन लेकर इसी रास्ते पर आ रहा था। उस आदमी के पास जाते ही मैं और होश संभाल नहीं पाया, बेहोश हो गया। लड़खड़ाती जबान में बस इतना ही निकला, चाय के पैसे। नमस्कार दोस्तों, कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे थे अमावस्या की एक रात का पहला भाग। आपने कहानी पूरी सुनी, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लगी। तब एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी बनता है, क्यों? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमें नई और रोचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। जल्द ही लौटेंगे कहानी का दूसरा भाग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।